नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीडीजेव अकेडमी पर। और आज हमें कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हटके एक अलग चीज़ देखनी है। वो है एबीसी एल्गोरिदम। आर्टिफिशियल बी कॉलोनी पे आधारित ये एल्गोरिदम है जो बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए काम आती है। तो कैसे, ये पूरा फ्लो क्या है वो अपन एक बार देख लेते हैं। इस पूरे फ्लो को समझने के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि किसी भी प्रकार की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स काफ़ी सारे हों, जिसको नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से, मैथमेटिकल इक्वेशन से या नॉर्मल मैथमेटिकल टूल्स से ऑप्टिमाइज करना या उनका ऑप्टिमम निकालना या मैक्सिमम मिनिमा निकालना जिसको अपन बोलते हैं, वो जब पॉसिबल नहीं होता है या वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग होता है, तो उस केस में हम इस प्रकार के एल्गोरिदम्स, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी है, पीएसओ है, एसीओ है, एबीसी आ गई, जीडब्ल्यू आ गई, ऐसी बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं। तो उसमें से एक एबीसी एल्गोरिदम है जो अपन यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले अपन को उसका स्वार्म साइज, कितनी पॉपुलेशन उसमें होगी, यानी नंबर ऑफ बीज कितनी होगी, यानी मैक्सिमम पॉसिबल फूड सॉल्यूशंस। एक्चुअली क्या है, मधुमक्खी जो जा रही है अपना खाना ढूंढने, फूलों को ढूंढने जाती है, और फिर जब ढूंढ के आती है तो पूरा जो उनका बायोलॉजिकल बिहेवियर है उसको सिमुलेट किया गया है मैथमेटिकल में। तो वो कैसे मधुमक्खियां अपना खाना तलाश रही हैं और उसके पीछे क्या साइंस है या क्या इक्वेशंस हैं, उस पूरी चीज को यहाँ पर फॉर्मुलेट किया गया है। मैंने नहीं किया है, किया तो और बड़े साइंटिस्ट ने। अपन तो उसको समझ रहे हैं ताकि हम अपनी जो इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम्स हैं उनमें इसको अप्लाई कर सकें और सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो टोटल जो मधुमक्खियों की पॉपुलेशन है या हमारी स्वार्म साइज है वो हमने एन मान ली। तो इसमें से जो पीई मतलब एम्प्लॉयड बीज और ओ पीओ मतलब ऑन लुकर बीज, ये बराबर होती हैं। तो अपन मान लेते हैं कि टोटल फूड लोकेशन जो पहली बार में पता चलेगी वो 1/2 होगी। मतलब ऐसा देखा गया है बीज के बायोलॉजिकल बिहेवियर में कि भाई सारी मधुमक्खियां एक साथ खाना ढूंढने नहीं जाती हैं, पहले आधी जाती हैं, फिर वो कुछ तलाश करके आती हैं, यानी एक सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है हमारा। फिर उस सॉल्यूशन को हम अपडेट करते हैं। तो इस सॉल्यूशन का जब हम अपडेट करेंगे तो उस अपडेशन का क्या प्रोसेस है वही एक एक करके अपन को यहाँ देखना है। तो अपन ने क्या मान लिया कि स्वार्म साइज तो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से जो एम्प्लॉयड बीज या ऑन लुकर बीज रहेंगी, पीई एम्प्लॉयड है, पीओ ऑन लुकर बीज हैं। तो बेसिकली जो एम्प्लॉयड बीज जब एक बार जाके आई और उन्होंने फूड लोकेशन तलाशा, तो बेसिकली अपने पास कितने सॉल्यूशन हो गए, n/2 सॉल्यूशंस हो गए। टोटल पॉपुलेशन स्वार्म साइज की अपन ने n मानी थी, तो n/2 बीज को अपन ने पहले ये माना कि भाई वो पहले गई और उन्होंने एक रफली फूड लोकेशन सर्च की, यानी एक सॉल्यूशन जनरेट कर लिया। उनका मकसद खाना ढूंढना है, किसी भी जीव का मकसद सिर्फ खाना ढूंढना है। तो उन्होंने खाना ढूंढा, वही उनका सॉल्यूशन है। उनकी प्रॉब्लम डेली की है ये खाना, तो उन्होंने फूड लोकेशन सर्च करी, यानी एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया n/2। हम मान लेते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है जिसको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उसकी d डिग्रीज हैं। अब अगर अपन 20 के बारे में बात करें तो उनके भी मल्टीपल वेरिएबल्स हैं पूरी प्रॉब्लम में। हवा कैसे चल रही है, सूरज की रोशनी किधर है, पहाड़ किधर है, नदियां किधर है, बहुत सारी है। वो मतलब बायोलॉजिकल पूरा उनका सिस्टम है कि कैसे इसको करते होंगे, पर उसको हमें सिमुलेट करना है और उसी को अपन ने यहाँ किया है। तो अपन मान लेते हैं कि जो भी अपन प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज करेंगे उसमें डी डिग्रीज हैं, यानी लगभग डी वेरिएबल्स है हमारी प्रॉब्लम में। तो इसके अलावा एक हमें लिमिट यहाँ पर वेक्टर बनाना पड़ता है। वो लिमिट एक नंबर अपन लेके चलते हैं, ये आगे अपन को पता चलेगा कि लिमिट ये कहाँ काम आ रही है। ये लिमिट बेसिकली क्या है कि कितनी बार आप किसी भी सॉल्यूशन को अपडेट होने का मौका दे रहे हैं। ये लिमिट आगे जाके अपन को पता चलेगी, ये इसी बात के डिसीजन में काम आएगी कि किसी भी सॉल्यूशन को कितनी बार अपडेट होने का चांस अपन देना चाह रहे हैं। तो जनरली तो ये लिमिट क्या है कि टोटल जो हमारी पॉपुलेशन फूड लोकेशन के सॉल्यूशंस हमारे सामने आए n/2 इंटू जो हमारी डिग्री है d। पर अगर आपने स्वार्म साइज जो है वो छोटी ले रखी है, मान लीजिए आपने स्वार्म साइज 10 की ली या 20 की ली, कि 20 मधुमक्खियां ही हैं, तो आप इस लिमिट को एक जनरल नंबर 1 2 भी ले सकते हो। पर अगर जैसे स्वार्म साइज हमारा 100 के आसपास है तो ये लिमिट का नंबर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ से हमारा मेन आइट्रेशन स्टार्ट होता है। मेन इटरेशन जो स्टार्ट हो रहा है अपन नाम दे देते हैं ITR1। ठीक है, इसके बाद जो वर्किंग बी पॉपुलेशन है उसका जो
प्रत्येक उसमें जो मधुमक्खी है वो एक सॉल्यूशन लेके आती है या एक फूड सोर्स लोकेशन ही उनका सॉल्यूशन है। तो एक मधुमक्खी ने जो लोकेशन हमें बताई या जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा उसमें डी कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि जो हम हमारी प्रॉब्लम को लेकर चले तो बेसिकली हमारे पास जो एक रैंडमली जनरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी हमें क्या करना है, अब आप ये दिमाग में रख के चलिए कि मधुमक्खी क्या कर रही है, फूड लोकेशन ढूंढ के आ रही है और उसकी प्रॉब्लम में भी डी वेरिएबल्स हैं। तो यानी एक फूड लोकेशन के, एक फूड सोर्स लोकेशन के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो वो डी कोऑर्डिनेट्स होंगे। यानी एक सॉल्यूशन में डी नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे, डी कोऑर्डिनेट्स। जैसे अगर मैं 2D सिस्टम बोलूं, यानी अगर मेरे पास दो ही वेरिएबल है प्रॉब्लम में, तो x1, x2 हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अगर 3D प्रॉब्लम है या 3 डायमेंशन है हमारी प्रॉब्लम में, तो 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अपन ने क्या मान रखा है, डी डिग्रीज है। यानी हमारे पास प्रत्येक सॉल्यूशन में कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे, डी कोऑर्डिनेट्स। यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारी सॉल्यूशन मैट्रिक्स है, इसमें डी कॉलम्स होंगे। एक इन डी को एक फंक्शन जो हमारा जिसको ऑप्टिमाइज करना है उसमें डालेंगे तो एक फंक्शन की वैल्यू एफ निकल के आएगी, तो उसका एक वेक्टर होगा। एक हमारा फिटनेस इक्वेशन और बनाते हैं हम। उस फिटनेस इक्वेशन ये वैसे तो स्टैंडर्ड होती है, पर हम चाहे तो हमारी, अगर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो एक फिटनेस की इक्वेशन भी हम डिजाइन कर सकते हैं। तो उस फिटनेस के आधार पर जो हमारा यहाँ सॉल्यूशंस मिले हैं इनके आधार पर एक फिटनेस डिसाइड होती है और एक ट्रायल काउंट भी हम चलाते हैं जैसे जैसे अपडेशन होता है। तो इसको देखते हैं ऊपर से। तो डी तो क्या है, हमारा जो डिग्री ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है प्रॉब्लम की, और डी अगर हमारे वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो डी कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे प्रत्येक सॉल्यूशन में। तो हम मान लेते हैं जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है जो गई है, यानी शुरुआत में पहला बैच जो मधुमक्खियों का गया वो कहलाती है एम्प्लॉयड बीज। और एम्प्लॉयड बीज अगर पीई हैं तो वो एक पूरा पीई रोज का सॉल्यूशन मैट्रिक्स हमारे पास लेके आएंगी। तो यानी बेसिकली अपन को क्या करना है, मैथमेटिकली जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की या कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें पहले एक रैंडम सॉल्यूशन मैट्रिक्स जनरेट करानी पड़ेगी। ये हमें ही करानी पड़ेगी मैटलैब के द्वारा, मैटलैब के कमांड्स लगाने पड़ेंगे और एक रैंडम सॉल्यूशन मैट्रिक्स हमें जनरेट करानी पड़ेगी। मधुमक्खियां जो गई वो तो अपने हिसाब से एक जनरेट करके लाई अपने दिमाग में, वो आगे दूसरी ऑनलुकर बीज को बताएंगी। पर हमें क्या करना है, उस प्रोसेस को सिमुलेट करने के लिए अपने को एक मैटलैब में सॉल्यूशन मैट्रिक्स रैंडमली जनरेट करानी है। अब इसमें जो एक एक सॉल्यूशन है वो एक एक बीज के द्वारा बताया गया फूड सोर्स का लोकेशन हो गया या सॉल्यूशन हो गया। अब अपन क्या करेंगे, जितनी भी एम्प्लॉयड बीज हैं उतने ही फेज चलेंगे। एम्प्लॉय बी फेज पे आ गए अपन, ठीक है। तो करना क्या है इस फेज में कि इनके द्वारा बताई गई जितने भी फूड सोर्स की पोजीशंस है या जो सॉल्यूशंस हमने रैंडमली जनरेट किए हैं उनको इम्प्रूव करना है। क्योंकि एक बार कुछ अगर मधुमक्खियों के टर्म्स में बात करें और बायोलॉजिकली इसको सोचें तो मधुमक्खियां गई, उन्होंने देखा कि हाँ भाई यहाँ पर एक फूल है जिसका परागकण लिया जा सकता है, जो हमारा फूड सोर्स हो सकता है। तो एक बार में वो जाके सीधे उस पर नहीं बैठ जाएंगी, बैठ भी नहीं सकती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, हर जगह नहीं है उनके लिए। तो वो जाएंगी, पहले देख के आएंगी। तो यानी एक हमें रफली एक सॉल्यूशन मिल गया। अब इस सॉल्यूशन को अपडेट करना है, धीरे 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 अपडेट होता जाएगा तो एक एरिया पकड़ में आ जाएगा मधुमक्खियों की, यहाँ भाई यहाँ पर जाओ सीधे और यहाँ फूल मिल जाएगा, फूड सोर्स मिल जाएगा और वहां से अपना फूड लेके आ जाओ। वही काम अपन को यहाँ करना है कि अपन इस जो अपने रैंडम सॉल्यूशन जनरेट किया, इस रैंडम सॉल्यूशन में को अपन इंप्रूव करते जाएंगे और फाइनली एक बेस्ट सॉल्यूशन अपन को मिल जाएगा। जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी उसको हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे, ठीक है। तो जितनी भी एम्प्लॉय बीज हैं उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स ये अंदर का पूरा जो लूप है ये चलेगा। बेसिकली क्या होगा, एम्प्लॉय बीज के प्रत्येक सॉल्यूशन को पकड़ पकड़ के हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और इसको कहते हैं एम्प्लॉय बी फेज। तो ये फेज कितनी बार चलेगा, या इसको फेज कहूं या इटरेशन कहूं, इंटरनल इटरेशन जो है, मेन इटरेशन तो यहाँ हो गया, एक इंटरनल इटरेशन है सॉल्यूशन अपडेशन का या सॉल्यूशन इंप्रूवमेंट का इटरेशन, वो अंदर चलेगा या एम्प्लॉय बी फेज में। तो जितनी बीज हैं उतने ही फेज चलेंगे, यानी उतनी ही बार इंटरनल लूप चलेगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, जो यहाँ सॉल्यूशन मैट्रिक्स है अपनी, इसमें अपन ने पहली बी की लोकेशन या पहली बी का सॉल्यूशन या जो हमने रैंडमली जनरेट किया वो पहला सॉल्यूशन अपन को पकड़ना है। तो उसको अपन ने नाम दे दिया, एक फेज हो गया वो। अब उसमें से क्योंकि यहाँ पर डी वेरिएबल्स हैं तो इन डी वेरिएबल्स में से कोई भी एक वेरिएबल अपन को पकड़ना है रैंडम। आउट ऑफ डी एक रैंडम वेरिएबल हमने सिलेक्ट कर लिया।
हम मान लेते हैं कि xn हो गया। देखो आप यहाँ पर टोटल जो हमारा एक सॉल्यूशन है उसमें x1 से लेकर xd तक वेरिएबल्स होंगे, उसमें से अपन ने एक xn वेरिएबल बीच का रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। ये रैंडमली सिलेक्शन कैसे होगा? मैटलैब से, प्रोग्रामिंग से। फिर अपन ने एक नेबर बी लोकेशन या नेबर सॉल्यूशन या पार्टनर सॉल्यूशन, ये जो पूरा हमारा सॉल्यूशन सेट है, इस सॉल्यूशन सेट में से एक पहला वाला तो अपन ने एम्प्लॉय बी फेज में पकड़ ही लिया। उस पहले को छोड़ के बाकी जो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन बचे, कितने सॉल्यूशन बचे हमारे पास? पीई टोटल सॉल्यूशंस थे, पीई रोज थी माइनस फर्स्ट या माइनस एक जो पहला वाला था उसको छोड़ के, तो पीई माइनस वन सॉल्यूशन जो बचे, इनमें से अपन को एक सॉल्यूशन पकड़ना है और उसको बनाना है क्या? पार्टनर सॉल्यूशन। इस पार्टनर सॉल्यूशन का भी हमें वही वेरिएबल, सेम वेरिएबल पकड़ना है जो अपन ने ऊपर रैंडमली पकड़ा है। मान लीजिए अगर nth वेरिएबल अपन ने यहाँ पकड़ा है तो nth वेरिएबल इस पार्टनर सॉल्यूशन का भी अपन पकड़ेंगे और फिर इन दोनों को अपन इस इक्वेशन के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो ये फाई क्या है इस इक्वेशन में? फाई एक -1 से 1 के बीच का एक रैंडम नंबर है, इसको भी अपन जनरेट करेंगे मैटलैब की प्रोग्रामिंग से। और अपन ने एक xn न्यू, यानी इस xn को, जो यहाँ पर xn था जो अपन ने पकड़ा था, उसकी जगह अपन ने एक xn न्यू क्रिएट कर लिया। पहली बात तो जो एक्शन न्यू आया एक प्री डिसाइडेड रेंज में होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम है उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट होगा। जितने वेरिएबल्स हैं, डी कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी डी वेरिएबल्स हैं अगर हमारी प्रॉब्लम में, तो इस डी वेरिएबल्स की हर एक वेरिएबल की कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट होती है। जैसे क्यू की रिएक्टिव पावर की लिमिट्स हो सकती हैं, जनरेशन की लिमिट्स हो सकती है, वोल्टेज की अपर बाउंड लोअर बाउंड हो सकती है। तो उस रेंज में ये सॉल्यूशन का एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए पहली बात। अगर नहीं है, लोअर बाउंड को क्रॉस कर रहा है तो लोअर बाउंड या रख देंगे, अपर बाउंड क्रॉस कर रहा है तो अपर बाउंड या मान लेंगे। अब अपने पास क्या हो गया? एक्स पीई, जो इस पीई पूरे रोज थी यानी पीई सॉल्यूशन थे, इसमें से अपन ने जो पहला पकड़ा था, एक तो अपने पास वो है और एक दूसरा सेट ऑफ वेरिएबल्स अपने पास आ गया एक्स पीई न्यू बोल दो इसे। यानी पहली पोजीशन के लिए दो कैंडिडेट हो गए। जो पहला सॉल्यूशन था यहाँ पर पहली रो, इसके लिए दो कैंडिडेट हो गए। एक तो जो हमारा ओल्ड सॉल्यूशन था जिसमें एक्सएन था, और एक नया सॉल्यूशन सेट जिसमें हमारा एक्सएन न्यू है। अपन क्या करेंगे? इन दोनों वेरिएबल्स के सेट को, x1 से xd इसमें भी है जिसमें xn आता है, x1 से xd इसमें भी है जिसमें xn न्यू आता है, इस पूरे को रखेंगे फंक्शन में डाल के fx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर साथ में हम फिटनेस कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए अपन को इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो इन दोनों को रखने पर, एक तो अपन ने जब xn के साथ सॉल्यूशन था xpe का वो रखा, और जब xpe न्यू हो गया जिसमें xn न्यू आ रहा है जब उसको रखा, तो हमारे पास दो वैल्यूज आई। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, इसको बोलते हैं ग्रीडी सिलेक्शन, जो मिनिमम होगा उसको अपन यहाँ अपडेट कर देंगे। अगर मिनिमम नहीं हुआ तो उसको यहाँ अपडेट नहीं करेंगे। सिंपल। बेसिकली क्या करना है अपन को? हर एक सॉल्यूशन को पकड़ना है, फिर उसका एक वेरिएबल पकड़ना है, वेरिएबल के साथ साथ हमें एक पार्टनर सॉल्यूशन लेना है, उस पार्टनर सॉल्यूशन का भी सेम वेरिएबल पकड़ना है, उस वेरिएबल को और जो अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन है जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं, इन दोनों के वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके और अपन को एक नया वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास नया सॉल्यूशन सेट हो गया पहले वाले के लिए, जिसको अपन ने पहले पकड़ रखा था, जिसको इंप्रूव करना चाह रहे हैं। अब ये दो चीजें हो गई हमारे पास सेम रो के लिए, दोनों को हमने इसमें रखा, दोनों में से जो अच्छा होगा उसको यहाँ पर रख लेंगे, दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे। सिंपल। तो ये एम्प्लॉय बी फेज चलता रहेगा हर एक बी के लिए। जितनी भी टोटल एम्प्लॉय बीज हैं, यानी पीई यानी n/2, टोटल अगर हमारे 100 अपन ने 20 मानिए 100 स्वाम साइज माना है, तो 50 सॉल्यूशन हमने यहाँ रैंडमली जनरेट कराए थे, यानी 50 रोज होंगी जिसमें डी कॉलम्स होंगे। तो उन 50 में से हर एक के लिए एम्प्लॉय फेज ये चलेगा। अपन को कोई चलाना नहीं है, प्रोग्रामिंग है सिंपल सी, लूप लगाना है, वो लूप फटाफट आपको करके देगा ये सारा काम। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? एक चीज अपन को यहाँ पर देखनी है, यहाँ हमें ये एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये सॉल्यूशन हमारा हमने रैंडमली जनरेट किया, जिसको हमने इस एम्प्लॉय बी फेज को चलाकर अपडेट किया, उसमें जो जो सॉल्यूशन अपडेट हो रहा है, अगर वो अपडेट हो रहा है तो उसका ट्रायल नंबर हमें रखना है 0, और अगर वो अपडेट नहीं हो रहा है, नहीं हो पाया अपडेट, यानी मिनिमम चेक करने पर, अगर हमें मिनिमाइज करना था तो मिनिमम चेक करने पर जो पुराना सॉल्यूशन था, पुराना सॉल्यूशन सेट, और उसमें जब हमने इस एक्सएन की नई वैल्यू निकाल के एक्सएन न्यू रखा, तो ये नया सॉल्यूशन सेट फॉर द सेम पोजीशन, तो उसका अगर सॉल्यूशन हमने जो अपडेशन लिया, जो इंप्रूवमेंट किया, वो इंप्रूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, यानी उसकी वजह से, इंप्रूवमेंट की वजह से मिनिमम नहीं मिला, तो यानी सॉल्यूशन अपडेट नहीं हुआ, हमें पुराना वाले ही यहाँ पर रखना पड़ेगा।
तो पुराना वाला रखना पड़ेगा, इसका मतलब ट्रायल हो गया 1, यानी एक ट्रायल हो गया, इसके साथ ये इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया सोल्यूशन। हो सकता है वो सोल्यूशन अच्छा हो, या जो हमने नया बनाया सोल्यूशन वो उतना अच्छा ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली जब ये पूरा एम्प्लॉय बी फेज चल चुका होगा, हमारे पास एक अपडेटेड सोल्यूशन, इंप्रूव्ड सोल्यूशन मैट्रिक्स होगी, और उन सॉल्यूशंस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास इंप्रूव्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होगी, एक फिटनेस फंक्शन जो हमने बनाया है इनके आधार पर उस फिटनेस की भी वैल्यू होगी, और अपडेशन हुआ या नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, उसके आधार पर एक ट्रायल वेक्टर बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है ऑन लुकर बी फेज। ऑन लुकर बी फेज क्या करती है, थोड़ा सा इसकी बायोलॉजी में आपको बताता हूँ। ऑन लुकर बीज क्या करती हैं कि जो एम्प्लॉयड बीज आई हैं एक रैंडम सॉल्यूशन तलाश करके कि भाई यहाँ हमारा फूड सोर्स हो सकता है, तो फिर वो जैसा रिसर्च पेपर में बताया और जो बेसिक पेपर जिन्होंने लिखा है, जिन साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये पढ़ा होगा या बायोलॉजिकली इसको ऑब्जर्व किया होगा कि जो एम्प्लॉय बीज आई हैं वो एक डांस करती हैं ऑन लुकर बीज के सामने, और उस डांस को, वो एक्शंस भी हो सकते हैं या उनका पैटर्न हो सकता है, पर उसको उन्होंने एक डांस नाम दिया है। तो उस डांस के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है ऑन लुकर बीज के द्वारा कि भाई कहाँ पर फूड सोर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। उस प्रोबेबिलिटी के आधार पर वापस से सॉल्यूशंस अपडेट किए जाते हैं। यानी ऑन लुकर बी फेज में भी काम यही होना है जो एम्प्लॉय बी फेज में हुआ है, यानी हमें सॉल्यूशन एक रैंडम एक एक करके सभी सॉल्यूशंस को पकड़ना है, उन सॉल्यूशन में से रैंडमली एक वेरिएबल पकड़ना है, फिर एक पार्टनर सॉल्यूशन लेना है, फिर सेम पार्टनर सॉल्यूशन का भी वही वेरिएबल पकड़ के उन दोनों से एक नया वेरिएबल बनाना है, और हमारा जो पहला जिस पे अपन फेज चला रहे थे जिस सॉल्यूशन पे, उसमें उसको रख के और उससे दोनों को कंपेयर करके ऑब्जेक्टिव वैल्यू निकालनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, और फिर अगर वो मिनिमाइज है तो वो उसको चूज करना है। काम यही होना है इसमें भी, ऑन लुकर फेज में भी। पर इस ऑन लुकर फेज में ये काम कब करेंगे, जब हमारी प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी रैंडमली हमने जनरेट करी और जो सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी आएगी, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी में सॉल्यूशन की अगर ज्यादा है प्रोबेबिलिटी, तब हम उसे और इंप्रूव करेंगे। यानी रैंडमली जो हमने जनरेट करी अगर वो प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी से कम है, तो फिर हम वापस से सॉल्यूशन इंप्रूवमेंट का ये इटरेशन चलाएंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, तो देखो सेम एम्प्लॉय फेज वाला ही काम करना है, बशर्ते कि प्रोबेबिलिटी रैंडम प्रोबेबिलिटी कम हो जो अपनी ऑन लुकर बीज जो भी हमने सिलेक्ट करी। अब इसमें भी क्या होगा, जैसे यहाँ पर 50 सॉल्यूशन आए थे ना, तो 50 एम्प्लॉय बीज थी, तो 50 ही ऑन लुकर बीज है, तो यानी एक एक करके हमें एक एक सॉल्यूशन पकड़ना है और उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। यानी अगर फर्स्ट सॉल्यूशन की मैं बात करूं, उस फर्स्ट सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो फिटनेस है, इसकी फिटनेस डिवाइड बाय टोटल जितने भी यहाँ पर वेक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी यहाँ वैल्यूज अंदर हैं, जैसे 50 सॉल्यूशन है तो 50 फिटनेस है, इन टोटल 50 फिटनेस का सम तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और जिस भी सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, या जिस बी के फूड सोर्स लोकेशन या जिस नंबर ऑफ सॉल्यूशन ith सॉल्यूशन के लिए जिसके लिए ये ऑन लुकर फेज चल रहा है, उसका फिटनेस ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, तो इससे अपनी एक प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी उस पर्टिकुलर ith सॉल्यूशन की। सॉरी, और एक रैंडम प्रोबेबिलिटी हम जनरेट कराएंगे। अभी रैंडम प्रोबेबिलिटी कहां से जनरेट होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, तो यानी 0 से 1 के बीच में हमें एक नंबर जनरेट कराना रैंडम, मैटलैब करके देगा। तो उस रैंडम प्रोबेबिलिटी अगर वो इसकी प्रोबेबिलिटी से कम है जो हमने इस सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करी, तो हमें वापस से वही प्रोसीजर चलाना है सॉल्यूशन अपडेट करने का, और सॉल्यूशन अपडेट करने का प्रोसीजर यही वाला है। ठीक है, तो प्रोसीजर टू अपडेट सॉल्यूशन क्या है, फूड सोर्स लोकेशन को या सॉल्यूशन को अपडेट करने का। पहली बात तो जितने सॉल्यूशन है यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, हम शुरुआत से मान के चल रहे हैं 100 साम साइज और 50 सॉल्यूशन है, तो 50 बार ये फेज चलना है, यानी 50 बार प्रोबेबिलिटी टेस्ट होनी है। जितनी ऑन लुकर बीज हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज हैं इसमें, क्योंकि ये पीई थी पहले तो एम्प्लॉय बीज की मैट्रिक्स, अब ये यही पीई को अपन पीओ मान के काम करते हैं, तो ऑन लुकर बीज की मैट्रिक्स में जितनी रोज हैं उतनी ही प्रोबेबिलिटी टेस्ट होंगी। ठीक है, यानी कि उतने ही इटरेशंस चलेंगे। तो ये एक इंटरनल लूप 2 हो गया, जिस इंटरनल लूप 2 में अगर हमारा प्रोबेबिलिटी का ये कंडीशन जस्टिफाई होती है, तब हम अंदर घुसते हैं अपडेशन के लिए, और अपडेशन करने के लिए हम यही फेज चलाते हैं, यही वाला लूप चलाते हैं दोबारा से। तो बेसिकली करना क्या है, फर्स्ट बी का फूड सोर्स लोकेशन या सॉल्यूशन 1 को हमने पकड़ा, उसके बाद हमने एक रैंडम प्रोबेबिलिटी जनरेट करी 0 से 1 के बीच में, दोनों प्रोबेबिलिटी को कंपेयर कराया, और फिर अगर ये कम है रैंडम जो जनरेट हुई वो प्रोबेबिलिटी जो सॉल्यूशन की हमने पकड़ी है उसकी जो फाइंड आउट करी है इस फॉर्मूले से, अगर वो रैंडम वाली उससे कम है,
तो हम प्रोसीड करेंगे टू अपडेट टू इंप्रूव द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को, जिस सॉल्यूशन को पकड़ के हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी। और अगर हम प्रोसीड कर रहे हैं इंप्रूवमेंट के लिए तो वही दोबारा से एम्प्लॉय फेज जो है वो चलेगा, यानी यहां पर आकर इंटरनल लूप 1 दोबारा से हमें कॉल करना है। अब यहां पर खास बात यह है कि अगर सॉल्यूशन इंप्रूव होता है, या कहने का मतलब यह है कि अगर इंटरनल लूप चलता है, एग्जीक्यूट होता है, तो ही ये फेज ऑन लुकर फेज में गिना जाएगा, अदरवाइज ऑन लुकर फेज में नहीं गिनेंगे। तो यानी एक ऑन लुकर फेज का काउंटर हमें रखना पड़ेगा ऊपर, जो कि हर बार अपडेट होगा, और यानी एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा के रखेंगे और उस काउंटर को यहाँ अंदर रखेंगे इस लूप में। अगर वो एग्जीक्यूट होता है इनर लूप 1, यानी अपडेशन वाला काम अगर किया जा रहा है, तो ही उसे ऑन लुकर फेज माना जाएगा। और अगर मान लो कि प्रोबेबिलिटी रैंडम जो हमने जनरेट करवाई थी वो ज्यादा निकल के आई, किससे, जो भी हमने सॉल्यूशन पकड़ा है जिसकी प्रोबेबिलिटी टेस्ट करनी है उससे, तो फिर हम प्रोसीड नहीं करेंगे इंप्रूवमेंट के लिए, उस सॉल्यूशन को इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे। अगर हमने प्रोसीड नहीं किया तो इंटरनल लूप 1 नहीं चलेगा। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इंटरनल लूप 1 जो है सॉल्यूशन अपडेशन का, वो लूप नहीं चला, अगर वो लूप नहीं चला तो उसको ऑन लुकर फेज में नहीं गिना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ऐसा अगर 10 बार हुआ 50 में से, तो यानी 40 बार ही चला ये लूप, यानी ऑन लुकर फेज सिर्फ 40 बार चला, टोटल पॉपुलेशन है 50। तो अगर ऑन लुकर फेज का नंबर, जितनी बार ऑन लुकर फेज चला उसका नंबर अगर कम है, जो हमारी पॉपुलेशन साइज है, वर्किंग पॉपुलेशन साइज, तो हमें इसको 10 बार और चलाना पड़ेगा। और इसको चलाने के लिए हमें वापस से पहले सॉल्यूशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी आपने 1 से 50 तक ट्राई किया, 1 से 50 तक ट्राई करते करते आप आए और आपने देखा कि इस 50 वर्किंग पॉपुलेशन के लिए या इन 50 सॉल्यूशंस के लिए जो ऑन लुकर फेज है वो सिर्फ 40 बार चला, तो फिर हमें जो बचे हुए 10 ऑन लुकर फेज है, क्योंकि वो ऑन लुकर फेज भी 50 बार ही चलाना है, वो 10 वापस से अपन को सॉल्यूशन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वापस से यानी पूरा 50 तक चलेगा, वापस से आप पहले सॉल्यूशन पर जाइए, फिर उसके लिए वापस रैंडम प्रोबेबिलिटी जनरेट करिए। आपको ये हो सकता है कि सर दोबारा ही तो वो होगा, पर नहीं होगा दोबारा, रैंडम प्रोबेबिलिटी तो हर बार रैंडम है ना, वो अलग अलग जनरेट हो रही है, तो इसलिए उसको वापस से अपन चलाएंगे। और जब ऑन लुकर फेज जो हमने ऊपर वेरिएबल इनिशियलाइज किया था, अगर उसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, जितनी हमारी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, फिर हम उसको वहां पर रोक देंगे। ठीक है, काम यहाँ पे भी यही करना है। अगर वो इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट की वजह से अगर इंप्रूवमेंट हुआ तो ट्रायल को रिसेट कर देंगे 0। यानी मान लो कोई सॉल्यूशन था एम्प्लॉय फेज के बाद, उसमें ट्रायल आ गया था 1, पर ऑन लुकर फेज में वो अपडेट हो गया, और अपडेट होने के बाद हमने नया अपडेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सिलेक्ट कर ली या इंप्रूव कर लिया उसको, तो यानी कि इंप्रूवमेंट हो गया है, अपडेशन हो गया, अपडेशन हो गया तो ट्रायल को रिसेट करना पड़ेगा। यानी इस पूरे ऑन लुकर फेज के बाद वापस से हमारे पास क्या होगा, एक नई सॉल्यूशन मैट्रिक्स होगी अपडेटेड, एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यूज होंगी जो इनके आधार पर कैलकुलेट की हुई होंगी, और एक फिटनेस दोबारा से कैलकुलेट हो जाएगा इनके आधार पर, और ट्रायल वेक्टर हमारा अपडेट हो चुका होगा, क्योंकि कुछ इसमें अपडेट हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। ऐसा भी हुआ होगा कि कोई एक सॉल्यूशन होगा जिसका ट्रायल पहले यहाँ बनता है, यानी वो यहाँ भी अपडेट नहीं हुआ, और फिर जब हम अंदर घुसे तो वो प्रोबेबिलिटी रैंडम इस प्रकार रैंडमली जनरेट हुई कि वो यहाँ भी अपडेट नहीं हो पाया, ऑन लुकर फेज चलाए नहीं उसके लिए। तो वापस से ऐसा हो सकता है कि वो ट्रायल वेक्टर 2 या 3 हो जाए या 4 हो जाए। तो यानी आप देखो एम्प्लॉय फेज में अपने सिर्फ ये और ये मैट्रिक्स काम आई, इन दोनों को हमने अपडेट किया। फिर फिटनेस जिसके आधार पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुई, उस प्रोबेबिलिटी के आधार पर हमारा ऑन लुकर फेज चला। अभी तक ट्रायल वेक्टर सिर्फ अपडेट कर रहे हैं, काम नहीं आया। स्काउट फेज में ट्रायल वेक्टर काम आता है। स्काउट फेज क्या होता है, स्काउट फेज का सीधा सा काम है कि ये वो फेज है या ये वो स्थिति है बीज की जब उन्हें लगता है कि यार ना ये सॉल्यूशन जो एम्प्लॉय बीज लेके आई, वो सॉल्यूशन पे फूड सोर्स होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, और ऑन लुकर बीज ने भी ये डिसाइड किया कि भाई उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि वो और सॉल्यूशन वहां अपडेट नहीं किया जा सकता है, यानी उधर फूड सोर्स होने की चांसेस कम है। तो फिर स्काउट बीज क्या करती है, एक नया सॉल्यूशन जनरेट करती है। तो ये स्काउट फेज का मतलब यही है कि एक रैंडमली एक नया सॉल्यूशन ही जनरेट होगा, और ये कैसे जनरेट होगा कि जो हमने लिमिट यहां पर मान रखा है नंबर, इस लिमिट नंबर के आधार पर जो भी हमारे सॉल्यूशन से 50 सॉल्यूशंस, उन हर एक सॉल्यूशन की एक ट्रायल नंबर है। अगर वो ट्रायल नंबर लिमिट से ज्यादा है, यानी कि मान लो अगर मैंने लिमिट मान रखी थी 1 और ट्रायल नंबर हमारा
इसमें भी अपडेट नहीं हो पाया, इसमें भी अपडेट नहीं हो पाया, ट्रायल नंबर हो जाता है 2। यानी पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन को 2 चांस मिले इंप्रूव होने के, पर वो दोनों ही चांस में इंप्रूव नहीं हो पाया, तो उसकी जगह एक नया सॉल्यूशन जनरेट करते हैं इस प्रकार, और उस सॉल्यूशन को हम उस सॉल्यूशन की जगह पर जो नया जनरेट हुआ रैंडम, उसको नए उस सॉल्यूशन की पोजीशन पर फिट कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से जो ये एफएक्स है ये ऑप्टिमम होगा नहीं होगा, ऑप्टिमाइज होगा नहीं होगा, ग्रीडी सिलेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है उसमें, बस हम जो नया रैंडम सॉल्यूशन जनरेट हुआ है उसको अपन वहां फिट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद रैंडम सॉल्यूशन जनरेट करने का तरीका ये है, आपको अगर रैंडम सॉल्यूशन और कैसे जनरेट होता है तो मैटलैब के बहुत सारे अलग अलग फंक्शन हैं जिनका यूज करके रैंडम सॉल्यूशन जनरेट किया जाता है। ये एक तरीका है रैंडम सॉल्यूशन जनरेट करने का। फिर ट्रायल चेक होगा, ट्रायल के बाद अगर वो ट्रायल नंबर ज्यादा निकला हमारी लिमिट से तो कंप्लीट सॉल्यूशन को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और ट्रायल जो है उसको रिसेट कर दिया जाएगा 0 पे, क्योंकि नया सॉल्यूशन आ गया, पूरा ही अपडेट कर दिया, तो अपडेट करते ही रिसेट मारते ही है, तो रिसेट मार दिया, उसको 0 कर दिया। अब न्यू रैंडम सॉल्यूशन जो आया है वो भले ही उसके लिए हमें इंटरनल लूप चलाने की जरूरत नहीं है, उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही नया है तो अपडेटेड ही है, और कोई ग्रीडी सिलेक्शन नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि नया है एकदम रैंडम न्यू सॉल्यूशन अपन लेके आए हैं, तो उसको पूरा का पूरा यहाँ फिट कर देंगे वैसे के वैसे। तो स्काउट फेज क्या करता है, बेसिकली हमेशा एक नया सॉल्यूशन जनरेट करता है, और एक बार जब हम 50 के लिए ट्रायल को चेक करके नए नए सॉल्यूशन जनरेट कर देंगे जहां भी ट्रायल लिमिट से ज्यादा है, तो वहां हमारा पहला इटरेशन खत्म होगा। और इस पहले इटरेशन को खत्म होने के बाद हमारे पास क्या है हाथ में, एक तो अपडेटेड सॉल्यूशन मैट्रिक्स है जिसमें सभी ट्रायल्स 0 है या 1 है, मतलब लिमिट से नीचे हैं हमारे, और एक अपडेटेड सॉल्यूशन मैट्रिक्स है, उन सॉल्यूशन मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज है और उनके करस्पॉन्डिंग फिटनेस की वैल्यू है, और ट्रायल वेक्टर में 0 है या 1 है, जो भी हमारी लिमिट है, अगर 1 लिमिट रख रखी है तो 1 से नीचे का नंबर होगा उसमें। तो ये हमारा अपडेटेड सॉल्यूशन हो गया। और एक हमारे पास इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, अगर हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं या मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन हमारे पास एक हम बेस्ट सॉल्यूशन सो फार में एक वेरिएबल जनरेट करा लेंगे अलग से, एक वेक्टर रो वेक्टर इनिशियलाइज करा के रखेंगे बेस्ट सॉल्यूशन, और उसमें अपन ये सारी सॉल्यूशन की डी वेरिएबल्स को उसमें सेव कर लेंगे। अब ये पहला इटरेशन यहाँ खत्म हुआ है, इसके बाद दूसरा इटरेशन चालू होगा, ये पूरा काम होगा। पूरा काम होने के बाद वापस से हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी और एक नया अपडेटेड सॉल्यूशन जो और अच्छा सॉल्यूशन होगा, जिसका पुराने फंक्शन वैल्यू की से और मिनिमम वैल्यू आती होगी अगर मिनिमाइज करना है तो हम फिर उसे वापस से बेस्ट सॉल्यूशन में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये लूप चलता रहेगा। अब लूप टर्मिनेट का होगा, लूप टर्मिनेट होगा तो जो भी हमारा पिछला इटरेशन नया इटरेशन है उसमें जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है माइनस जो नया इटरेशन है उसमें जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, पुराना इटरेशन है उसमें जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, मतलब लेटेस्ट इटरेशन माइनस प्रीवियस इटरेशन ऑफ फंक्शन वैल्यूज, इसका डिफरेंस अपन कैलकुलेट करके चलते चलेंगे। यहाँ हम सॉल्यूशन सेव करा ही रहे हैं, तो उस डिफरेंस जब हमारा किसी एक प्री डिफाइंड एरर से कम हो जाएगा तो हम इटरेशन रोक देंगे, अगर मैक्सिमम इटरेशन लिमिट आ जाएगी तो हम इटरेशन रोक देंगे, या जो भी हमारा फिटनेस है वो फिटनेस भी अगर डिजायर्ड फिटनेस हमारी अचीव हो जाएगी तो भी हम इटरेशन रोक देंगे। फाइनली इटरेशन रोकने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एक बेस्ट सॉल्यूशन जिसकी वजह से फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है या फिटनेस की क्राइटेरिया मैच हो रही है या मैक्सिमम इटरेशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन है, और इससे ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की या इंजीनियरिंग की बेसिकली प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, जिनको मैथमेटिकली सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 10, 20, 30 कितने भी हो सकते हैं, अपन कितना भी बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स की प्रॉब्लम उठाते जाओगे वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक। तो ये एबीसी एल्गोरिदम है। आगे और वीडियो में हम दूसरी एल्गोरिदम्स के साथ मिलेंगे और उनका भी इसी तरह से एक प्रोसेस फ्लो बना के समझेंगे कि भाई उन्हें कैसे उनका प्रोसेस और कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।